गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि इस चैप्टर को उसी तरीके से प्रोसीड होगा कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको फॉर्मूला राइटिंग, यू आर एप्ट एट फॉर्मूला राइटिंग, जो आपने क्लास 9 में पढ़ी है। और जो लोग अभी नहीं है बहुत ज़्यादा उसमें, जो नहीं लिख पाते हैं उनके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड होगी, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूलाज। क्योंकि अगर आप केमिकल फॉर्मूला को लिखने में आप आसानी से लिख लेते हैं तब तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। फिर तो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, और अगर आप फॉर्मूला ठीक से नहीं लिख पाते हैं फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो कि केमिकल चेंज के साथ होती हैं। केमिकल चेंज क्या है कि एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो केमिकल रिएक्शंस एक टाइप का केमिकल चेंज है, जो कि आपने फिजिकल केमिकल चेंजेस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। आपको पता है कि वो मिल्क खराब हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ केमिकल चेंज हो जाता है, और उसके बाद आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। आप नहीं कंज्यूम कर सकते हैं ना। तो समर में अगर आपने दूध को खुला छोड़ दिया तो वो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। आयरन तवा और पैन और नेल इज लेग्स एक्सपोज्ड इन द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप आयरन के कोई भी सामान जिसके ऊपर पेंट या पॉलिश नहीं है, आप उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, खुले में हवा और पानी का एक्सपोज़र के साथ छोड़ देते हैं, तो क्या होता है उसमें रस्टिंग हो जाती है। दैट इज़ अ केमिकल चेंज। अभी उस आयरन की क्वालिटी खराब हो गई है। आप वो प्रीवियस पहले वाला आयरन तवा या पैन या नेल नहीं रहा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स अगेन कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको आपने प्रिजर्व करके नहीं रखा, आपने इसको कम टेम्परेचर पे नहीं रखा, तो उसके ऊपर क्या होगा? बैक्टीरिया की एक्टिविटी होगी और वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। फूड इज कुक्ड। फूड एक रॉ फूड की स्मेल, उसका टेक्सचर, ये सब अलग होता है, और एक कुक्ड फूड की स्मेल, टेक्सचर, टेस्ट सब कुछ अलग होता है। तो क्या होता है, एक बार ये चेंज हो गया तो आप उसको प्रीवियस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फूड गेट्स डाइजेस्टेड टू आवर बॉडी। आपने फूड जिस फॉर्म में लिया, फिर वो डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी बॉडी को एनर्जी देता है और अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। वंस यू हैव टेकन द फूड, इट अंडरवेंट द केमिकल चेंज, और उसके बाद आप सेम फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। वी रेस्पायर, ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल थे। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये सारे क्या है? केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। केमिकल चेंजेस जो कि अकर हो रहे हैं एक टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बाद, केमिकल रिएक्शंस के बाद अगर हो रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर की एक्टिविटी, जो सबसे पहली पहली एक्टिविटी है वो है हमारी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और इस चैप्टर में हम प्रोसीड करने के साथ साथ ये बताते जाएंगे इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है, इसमें दे आर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम मेटल को रिबन के फॉर्म में लिया गया है, इसको बर्न किया जा रहा है। बर्न करने के बाद क्या हुआ, जो कि जो भी पाउडर्ड फॉर्म में मैग्नीशियम को पाउडर फॉर्म में जो मैग्नीशियम हमें मिला, उसको हमने कलेक्ट किया एक वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास में यहाँ कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वॉच ग्लास में कलेक्ट हो गया। नाउ व्हाट? अभी वॉच ग्लास में आपने कलेक्ट कर लिया, अब है तो
आपने क्या देखा? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling flame। मैग्नीशियम रिबन बर्न में एक dazzling flame के साथ, एंड द चेंजेस इट चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। पहले रिबन की फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया। तो पहले भी वो सॉलिड था, अभी भी सॉलिड ही है। दिस पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी यह क्या हुआ? आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। मैग्नीशियम रिबन क्या था? उसका फॉर्मूला हमारा Mg। बर्न किया मतलब आपने उसमें उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन कराई। ये है आपका मैग्नीशियम रिबन जो कि बर्न हुआ। ऑक्सीजन बर्निंग क्या है? बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो कोई भी मेटल जब भी किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, आप उसको बर्न करोगे तो क्या होगा? उसका अपना ऑक्साइड बन जाएगा। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये आपने लास्ट क्लास में, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। जिनको फॉर्मूला राइटिंग नहीं आती उनको मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी। बट अभी के लिए हम क्लास 10th के साथ में प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको यू नो हाउ टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है? तो अब इसमें क्या हुआ? आपने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम आपको ऑक्साइड मिला। अब वो प्रीवियस मैग्नीशियम नहीं रह गया है ना, अभी उसने एक कंपाउंड बना लिया है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं कि ज़िंक ग्रैन्यूल्स लिया उन्होंने कोनिकल फ्लास्क में, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ऑब्वियसली हमने ज़िंक ग्रैन्यूल लिया है और उसकी हमने एक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है। तो सपोज़ मैंने ये लिया ज़िंक ग्रैन्यूल और उसकी मैंने एक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है। तो ज़िंक ग्रैन्यूल आप कैसे लिखोगे? ज़िंक प्लस मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा ये? ये अपना करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बना लेगा। क्यों? कैसे? तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है? तो अगेन ये केमिकल चेंज है। ये रिएक्शन कैसे हो रही है? ये प्रोडक्ट मैंने कैसे लिखा? वो जब हम चैप्टर प्रोसीड करेंगे ये तब आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये इस सारी एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि आपने स्टार्ट किया था एक सब्सटेंस के साथ, जब उसको आपने रिएक्ट रिएक्ट कराया तो एक नया कंपाउंड बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद अकर हो रहा है। So from the above activities, we can say that any of the following observation help us determine whether the chemical reaction has taken place. कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन जब आपको दिखे, आप कह सकते हैं कि केमिकल चेंज रिएक्शन हुआ है। वो क्या क्या है ऑब्जर्वेशन? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब जैसे पहले अगर सॉलिड है तो बाद में उसका स्टेट चेंज हो गया, वो गैस में चेंज हो गया या वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। उसके बाद है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर होता है, सपोज़ हम एक कुकिंग ऑफ फूड का एग्ज़ाम्पल लें, तो रॉ फूड का कलर अलग होता है और जब आप फूड को कुक कर लेते हैं उसका कलर अलग होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, मेनी अ टाइम्स गैस इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द केमिकल चेंज या चेंज इन टेम्परेचर। ये तो इनमें से कोई भी चेंज अगर आपको ऑब्ज़र्व होता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अगला है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो केमिकल चेंज हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो कि मैंने अभी प्रीवियस एक्टिविटी जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने लिखी भी थी। केमिकल चेंज क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो हम केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए जिन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में उनको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो अभी जो एक्टिविटी नंबर 1 थी उसमें हमने क्या क्या देखा था? कि मैग्नीशियम रिबन आपने लिया और उसको बर्न किया। तो मैग्नीशियम ने आपने लिया था, उसको बर्न किया मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ठीक है? तो उसके बाद आपको एक पाउडर फॉर्म में एक सब्सटेंस मिला, जो कि एक नया सब्सटेंस। तो जिसको आपने रिएक्ट कराया है, जिन 2 सब्सटेंस को उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन के बाद बना उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको आपको लिखना है।
और उनके बीच में आपको प्लस लगाना है। प्रोडक्ट बने तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपको एक एरो लगाना है। ध्यान रखिए कई लोग इग्नोरेंस में इक्वल टू लगा देते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू। आपको एरो लगाना है, मतलब ये चीज कन्वर्ट हो चुकी है एक नए फॉर्म में, ठीक है। इक्वल टू ये मैथमेटिक्स नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इक्वल टू, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जैसे इस एक्टिविटी में है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो नया सब्सटेंस बना है वो है हमारा प्रोडक्ट, जैसे इस एक्टिविटी में वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है? अगेन द सेम एक्टिविटी का हम एग्जांपल लेंगे। वो है हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं चैप्टर के स्टार्ट में बोल चुकी हूँ कि यू शुड बी ईज विद, आपको आसानी से केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला लिखना आता है। अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड की जाएगी। अभी ये चैप्टर हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे कि एक 10th स्टैंडर्ड में आपको फॉर्मूला लिखना आता है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg है। उसने हमने बर्न किया, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपने क्लास 8 में पढ़ा है। इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी है 2। आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी क्रिस क्रॉस मेथड। तो मैग्नीशियम के नीचे आप लिखोगे ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे लिखोगे मैग्नीशियम की वैलेंसी, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका फॉर्मूला क्या बना? MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गिव्स ऑन रिएक्शन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट द फॉर्मूला। इधर पर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। एरो के बाद जो भी आपने लिखा है वो है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनता है आफ्टर केमिकल चेंज, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो भी आपने लिखा है उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इधर इक्वेशन क्या है? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अच्छा, अब आपने फॉर्मूला तो लिख लिया, आपने इक्वेशन लिख लिया। इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग की मेथड क्या है? तो बैलेंसिंग अ, अभी हम बैलेंसिंग को स्टडी करेंगे, सिर्फ वही एग्जांपल लेंगे जो इस बुक के अंदर है, ठीक है। और बाकी अगर आप बैलेंसिंग डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगी। अभी के लिए मतलब एक क्लास 10th के स्कोप के लिए जो फॉर्मूले आपकी बुक में हैं, आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बैलेंसिंग का क्या मतलब है? बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो रिएक्टेंट है, एरो के राइट हैंड साइड पे जो है वो है प्रोडक्ट। बैलेंसिंग का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स एंड राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. This is the formula. जिंक का सिंबल है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड आपने क्लास 7th में भी फॉर्मूला पढ़ा है, और जिनको नहीं आता वो याद कर लें। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। तो इन्होंने जब रिएक्ट करा तो हमेशा देखिए जिंक एक मेटल है, याद रखिए ये। कोई भी मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो अपना सॉल्ट बनाती है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने पढ़ा भी है, बाकी आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। तो जिंक एक रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करती है, उसमें से एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है ऑक्सीजन को और अपना कंपाउंड बना लेती है। फॉर्मूला जिंक की वैलेंसी है 2, और इसका मतलब जिंक एक पॉजिटिव मेटल है और इसमें एसिड के नेगेटिव पार्ट से वो रिएक्ट करेगी। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा?
जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, जिंक की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, जिंक सल्फेट आपका बन गया, है ना? फॉर्मूला राइटिंग के लिए जिनको अभी भी दिक्कत है, एक अलग से वीडियो आएगी। अभी आप सपोज़ ये है आपका इक्वेशन, इसको आपको बैलेंस करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे हर एक एटम की संख्या राइट हैंड साइड के साथ में मैच करनी चाहिए। अब हम यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एटम कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे एटम है, हर एक एटम, जैसे ज़िंक की संख्या 1 है, हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, सल्फर 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। राइट हैंड साइड पे भी ज़िंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसको हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। Just write the formula and you get the balanced equation। ठीक है, इस फॉर्मूला में बैलेंसिंग की जरूरत, इस इक्वेशन में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा हमें इक्वेशन लेना पड़ेगा जिसमें कि हम बैलेंसिंग डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। तो अगला है इसमें इक्वेशन नंबर 1.4, दैट इज Fe प्लस H2O मतलब वाटर गिव्स फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड H2। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। आयरन फेरस फेरिक दो फॉर्म में अवेलेबल है, वाटर का फॉर्मूला H2O है। फेरिक ऑक्साइड मतलब क्या है? आयरन, आयरन यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसको हमने क्रिस क्रॉस किया तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आया? Fe, आयरन के नीचे इसका फॉर्मूला आया हमारा Fe3O4। अच्छा, आयरन के 2 ऑक्साइड होते हैं, Fe2O3 एंड Fe3O4। अ, यहाँ पर आयरन जो है ये आयरन का मिक्स ऑक्साइड है, इसलिए इसका फॉर्मूला आपको डिटेलिंग अगर चाहिए तो ये बना है FeO और Fe2O3 से मिलके बना है, इसलिए इसका फॉर्मूला है फेरिक ऑक्साइड और इसको आपको फिलहाल ऐसे ही याद करना पड़ेगा। बाकी रीज़न मैंने दे दिया, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो इसका फॉर्मूला आप सिर्फ क्रिस क्रॉस से नहीं दिखा सकते। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, Fe3O4 किससे-किससे मिलकर बना है? FeO और Fe2O3 से, ठीक है? अ, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया आयरन का ऑक्साइड। अब देखते हैं, तो इस रिएक्टेंट का यही प्रोडक्ट है, आपको इसी फॉर्म में इसको याद करना है। ठीक है? इस रिएक्शन का यही प्रोडक्ट है और आपको इसी फॉर्म में याद करना है। अब हम देखते हैं कि आयरन ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या है? आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 एंड H2। आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों कितने हैं? आयरन है हमारा 1, आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। राइट हैंड साइड पे कितना है? आयरन आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। ये देखिए आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं। आपको बैलेंसिंग के लिए क्या करना है? मैंने बताया बैलेंसिंग का मतलब क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी तो बराबर नहीं है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम? तो जब आप बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, पहले आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बैलेंस करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी? इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने करना क्या है? मैंने बोला पहले मुझे बैलेंस करना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को, क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा होते हैं।
इनको आपने बैलेंस कर लिया तो मेटल्स अपने आप ही बैलेंस या आसानी से बैलेंस हो जाएंगे। तो ये है हमारा फॉर्मूला Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस, ये है हमारा फॉर्मूला। इसको मुझे बैलेंस करना, तो मैंने क्या बोला, पहले आप बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। तो मैं पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट करती हूँ, है ना? बैलेंस मुझे दिख रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ऑक्सीजन से जो कि अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है। तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आप ध्यान में रखिए कि जो भी किसी कंपाउंड के सामने आप जो नंबर लिख रहे हैं, वो सारे कंपाउंड के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन 4 ऑलरेडी, ऑक्सीजन बैलेंस कर दी मैंने। बट अभी हाइड्रोजन के बारे आपको चेक करते रहना, हर एक स्टेप चेक करिए हाइड्रोजन कितना हो गया है। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा है सिचुएशन, सपोज़ 4H2O है जैसे ऐसे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 एटम, बट हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी 2 एटम्स लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन की टोटल नंबर कितने हो गए? आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर है 8 एटम्स। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 एटम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन हो गए हमारे 8। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है यहाँ पर 2। तो मैं अगर यहाँ पर 4 का लगा दूं तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया? अगेन 8 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाउ लेट्स सी अबाउट द मेटल पार्ट, जो कि है आयरन। आयरन क्या है? यहाँ पर 3 है। यहाँ ये अकेला है तो हमने सिंपली यहाँ 3 रख दिया, आयरन बैलेंस हो गया। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना? 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये बैलेंस है, इसको चेक कर लेते हैं। और 3Fe 3Fe 8 हाइड्रोजन 4 oxygen, 4 oxygen, and this equation is balanced. This is very easy. अभी भी अगर किसी को बैलेंसिंग में इश्यू है तो हम, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, एक डिटेल वीडियो अपलोड करें। डोंट वरी अबाउट इट। अदरवाइज 10th के स्कोप में जो फॉर्मूले आपकी बुक में है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है बोर्ड क्लास में। आपने अगर उसको ठीक से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास। देख सकते हैं आप, रिजल्ट इज द सेम। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ठीक है, अब आपने इक्वेशन को बैलेंस तो कर लिया, बट आपको इसमें जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी चाहिए इन अ रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है मेटल सॉलिड होती है, आयरन सॉलिड रहेगा। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस किस फॉर्म में है वो, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट जब करता है तभी वो Fe3O4 बनाता है। ठीक है, तो स्टीम मतलब गैस, Fe3O4 जो बना है वो सॉलिड है, और हाइड्रोजन जो इवॉल्व हुई है वो गैस है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको मेंशन करने चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं और भी रिएक्शंस है हमारे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिव्स CH3OH। CH3OH एक अल्कोहल है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, CH3OH इज अ लिक्विड। अगेन ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो कि आपने पढ़ी है 6th क्लास ऑनवर्ड्स। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स वाटर, रिएक्ट्स विथ वाटर। ये गैस है, यहाँ पर गलत मिसप्रिंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। यहाँ पर आप AQ की जगह G लिख लें। ठीक है,
उसके बाद रिएक्टिंग विथ वाटर, वाटर इज अ लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस CO2 plus water, that is liquid, CO2 is a gas, glucose is solid. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कंपाउंड्स का, उसके बाद इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे